दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर सियासी हलकों में जमकर चर्चा हो रही है। ये चर्चा तब भी होती थी जब आम आदमी पार्टी की नींव पड़ी। ये चर्चा तब भी होती थी जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। ये चर्चा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भी होती रही। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। अपनी योजना पर अमल के लिए पार्टी की तरफ से बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन आज दिल्ली के महिला क्या खुद को महफूज महसूस कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी ने महिला सुरक्षा के नाम पर वादे पूरे किए या झांसा दिया? इस पर विस्तार से करेंगे मेहमानों से बात। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल केजरीवाल विधायक ओपी शर्मा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का जवाब एक दिन बाद ही बीजेपी ने दे दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हल्ला बोल दिया। ये प्रदर्शन कई मायनों में खास रहा। ये प्रदर्शन संविधान दिवस के मौके पर हुआ। यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर हुआ। बीजेपी महिला शाखा के इस प्रदर्शन का मकसद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की तरफ ध्यान खींचना था। इस प्रदर्शन का मकसद आम आदमी पार्टी को उसकी स्थापना के वक्त जनता से किए वादों की याद दिलाना था। इस प्रदर्शन का मकसद आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उसके चुनावी वादों की याद दिलाना था। महिलाओं की सुरक्षा के जो वादे आपने किए थे, सीसीटीवी लगाने के लिए महेश गिरी जी ने 1.5 करोड़ रुपए जो हमारे सांसद ने दिया है, तो केजरीवाल जी बताएं उन्होंने सीसीटीवी के लिए क्या किया? महिला सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगाए जाने थे उनका क्या हुआ? दिल्ली की महिलाओं के विषयों को इधर उधर डाइवर्ट मत करो, उनके लिए कुछ करो। सिर्फ छोटे छोटे बातों के मुद्दे बनाकर आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता या महिलाओं को ये बताना कि हम आपके लिए बहुत कंसर्न है, ये फिर से एक बार दिल्ली की जनता को गुमराह करने की बात है। इस प्रदर्शन की वजह भी है। दिल्ली में बीते दिनों डीटीसी बस में एक वृद्ध महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद उसके शरीर से सारे गहने लूट लिए गए। ये तो बस वानगी भर है। दिल्ली में महिलाओं की हालात बद से बदतर होती जा रही है। महिलाएं घर, दफ्तर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं। घर में घुसकर हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं की शिकार मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक हो रही हैं। बुधवार की रात आरकेपुरम इलाके में पड़ोसी पर महिला की रेप का आरोप लगा। दिल्ली में ही एक महिला ने अपने बॉस पर दफ्तर में छेड़खानी का आरोप लगाया। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में प्रति लाख महिला आबादी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 52.2% है, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 146.79% है। बुधवार को बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ अलका लांबा ने सदन में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस पर सरकार और सत्ताधारी पार्टी खासी गर्म दिखी। इसी सरकार ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधने के लिए कुछ दिन पहले ही विशेष सत्र बुलाया था। तब दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, जरा ये सुनिए। 5% बलात्कार पूरे देश के दिल्ली में होते हैं। 7% किडनैपिंग के केस दिल्ली में होते हैं। जितने क्राइम बेंगलोर में होते हैं, अपराध बेंगलोर में होते हैं, उससे 2.5 गुना ज्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं। उससे 4.5 गुना ज्यादा अपराध बंबई में जितने अपराध होते हैं, उससे 4.5 गुना ज्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं। लेकिन हुआ क्या? जुबानी जमा खर्च तो नेताओं ने आम आदमी पार्टी की स्थापना के मौके पर भी किए थे। पार्टी बनाने के बाद सत्ता में आने के लिए भी महिला सुरक्षा के नाम पर वादों की झड़ी लगा दी गई। दिल्ली वालों से पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे, 20,000 सुरक्षा गार्ड की तैनाती, मोबाइल फोन पर सुरक्षा बटन, बसों में सिक्योरिटी मार्शल, महिला उत्पीड़न केस के लिए 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट, अंधेरे वाले रास्तों पर रोशनी का इंतजाम, महिलाओं के लिए 2 लाख टॉयलेट्स का निर्माण, झुग्गी बस्तियों और आवासीय कॉलोनियों के आसपास शराब के ठेकों के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण सेवा, शेयर्ड ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की सेवाओं को दुरुस्त करने का वादा किया था। पूरी दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। अगर कोई गलत काम करेगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एक लड़की जब बस में चढ़ती है, बस में भीड़ हो तो उससे बहुत गलत छेड़छाड़ करते हैं लड़के और बहुत घिन आती है जी। हमने तय किया है हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी मार्शल लगाएंगे। खुदा ना खास्ता
कोई लड़की कहीं फंस जाती है, तो इसके लिए तकनीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। पूरी दिल्ली को वाईफाई सिटी बनाएंगे, वाईफाई इंटरनेट के जरिए जोड़ेंगे। पार्टी बनाते वक्त जमाने को बदल देने का दावा और सरकार बनाने के बाद सियासी हमाम में सब एक जैसे। निर्भया से लेकर गुड़िया जैसी घटनाओं तक आम आदमी की आवाज और सरकार बनने के बाद राखी से लेकर अलका लांबा के लिए लड़ाई। रोज दिल्ली में अपमान और अपराध झेलने वाली आम महिलाओं की फिक्र अब कौन करेगा? दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा को लेकर किए गए वादे को कब निभाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। क्या महिला सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी के वादे पूरे हुए हैं? दिल्ली में महिलाएं ज्यादा महफूज हैं? इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या महिला सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को झांसा दिया? दूसरा सवाल, दिल्ली में CCTV लगाने, बसों में मार्शल तैनात करने, ये सब काम करने से सरकार को कौन रोक रहा है? तीसरा, क्या मोबाइल फोन में पैनिक बटन, जिसको सुरक्षा बटन भी बताया जाता था, इसका वादा सिर्फ एक कल्पना की उड़ान थी या वास्तव में ये होने वाला है? दिल्ली की महिलाओं को अभी भी आशा रखनी चाहिए कि ये पैनिक बटन मोबाइल में उन्हें दिल्ली सरकार देने वाली है। चौथा, क्या केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर हमले के लिए ही महिला सुरक्षा मुद्दा रह गया है? पांचवा, क्या दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर महज राजनीति हो रही है? महिला सुरक्षा वादा या झांसा, यही है आज का मुद्दा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी हमारे थोड़ी देर में जुड़ने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक कमल मित्र चिनॉय जी हमारे साथ हैं। स्वराज अभियान के नेता प्रोफेसर आनंद कुमार और स्टूडियो में सोशल कमेंटेटर और एक्टिविस्ट अनुजा कपूर हमारे साथ हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको एक खाली सीट भी नजर आ रही होगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमने उनको इनवाइट किया, हमने कहा कि आप यहां जरूर आएं क्योंकि ऐसा मुद्दा है जो सब लोगों से जुड़ता है। लेकिन अभी भी हम आदमी पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपका कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे साथ नहीं है। अगर आप भेज सकते हैं तो अभी जरूर भेजें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी को नहीं भेजेंगे तो जो दिल्ली के लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। सबसे पहले अनुजा कपूर, चूंकि आप किसी भी एक पार्टी से जुड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। एक महिला जो दिल्ली में रहती है, एक महिला जो बहुत उद्वेलित हुई, जिसको बहुत ये लगा कि इस समय पर निर्भया कांड जब हुआ था तो आपने कहा कि मैं दूसरे काम छोड़कर ज्यादा ध्यान इस बात पर लगाऊंगी कि महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली में बढ़े। आज क्या आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? खाली कुर्सी की तरह हमारी सुरक्षा भी खाली है और ये चीज आपके सामने है। मैं क्योंकि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती इसलिए सच बोलूंगी और सामने बोलूंगी। आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला चल रहा है, पूरा सिस्टम जीरो हो रहा है। इंटॉलरेंस, मुझे नहीं मालूम, ये शब्द ही शायद बहुत ज्यादा घूमना लग गया है और इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। एक औरत, एक दिल्ली की औरत कहीं पर महसूस है दिल्ली में? बिल्कुल नहीं। अगर आज मैं अपने आप को महफूज कर पा रही हूं तो वो है अपने आप अवेयर करके अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप में, कोई YouTube खोल के देखता है, कोई अपने आप में रिसोर्सेज को करके देख रहा है, कहीं से अवेयरनेस कोशिश कर रहे हैं हम। पर क्या दिल्ली सरकार कहीं पर हमारे लिए कुछ कर रही है? कौन से मार्शल? मेरे ख्याल से आपके बातों में जो गुस्सा नजर आ रहा है, मार्शल्स की बात भी आप अभी कहना चाह रही थी, लौटूंगा आपके पास। बीजेपी विधायक OP शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाऊं उससे पहले अपडेट दे दूं। बीजेपी विधायक OP शर्मा को आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। OP शर्मा के निष्कासन के लिए आम आदमी पार्टी के महिला विधायकों ने सदन के बाहर धरना दिया था। इसके बाद इसी मुद्दे पर सदन के भीतर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरोध में बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया। आइए अब सीधे चलते हैं OP शर्मा जी के पास में। OP शर्मा जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने, अलका लांबा ने। क्या आपको नहीं लगता कि माफी मांग लेना कोई बुरी बात नहीं है? अगर आपके मुंह से गलत शब्द निकले हैं तो माफी मांग लेना अच्छा होगा, ये बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं जानता लोग क्या कह रहे हैं। वस्तु स्थिति ये है
कि केजरीवाल जी की लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर अलका लांबा जी ने अगस्त में जो काम किया, पूरा दिन वो मुझे कोसते रहे, केजरीवाल जी समेत सारे। लेकिन जब शाम को सीसीटीवी की रिपोर्ट आई तो वो सब लोग कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गए और उसका अंत ये हुआ कि पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया अलका लांबा जी के ऊपर। और अब ये जो ताजा जो प्रकरण है, इस मामले में नाइट शेल्टर में होने वाली मौत सर्दी से है या किस वजह से है, इसके ऊपर सदन में चर्चा चल रही थी। तो बार बार वो चर्चा के दौरान उत्तेजित होकर अलका लांबा जी ने मुझे नशे का सौदागर और जहरीला प्रसाद बेचने वाला बताया, जिनकी वजह से ये मौत हो रही है। तो मैंने केवल जो अनेक बार अलका लांबा जी ने कोट किया है कि वो 4 बजे ड्रग एडिक्ट के बीच में जाकर उनको जो है देखभाल करती हैं, उनका नशा छुड़ाने का प्रयास करती हैं, और 2 बजे रात को वो रैन बसेरों में, नाइट शेल्टर्स में जाकर वहाँ की व्यवस्था देखती हैं। तो मेरा केवल उस ओपी शर्मा जी एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि अलका लांबा ने आपको प्रोवोक किया, ये केजरीवाल जी के षड्यंत्र के तहत प्रोवोक किया? मैं तो उनको यही कह रहा हूँ कि आप सारी रात घूमती, आपको वस्तु स्थिति की जानकारी ज्यादा होगी। केवल इतनी बात पे बगैर ट्रायल के पहले मुझे 5 मिनट के लिए, फिर 1.5 दिन के लिए, फिर सत्र के लिए, फिर जेल जाने के लिए, पता नहीं बिना ट्रायल के जो सजा दिए चले जा रहे हैं। और किसी भी एक अपराध जो कि साबित नहीं हुआ है, बिना उसके ट्रायल के ये बार बार जो कुछ कर रहे हैं, इससे जो इनका बहुमत ओपी शर्मा जी उपयोग ये कर रहे हैं। प्रोवोक आपको किया गया, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप प्रोवोक हो गए, आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, ये आप मानते कि नहीं मानते? मैंने केवल वही शब्दों का इस्तेमाल किया जो बार बार अलका लांबा जी ने प्रेस के सामने बोला, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। कमल मित्र चिनॉय जी, आपसे जानना चाहूंगा, ओपी शर्मा जी की जो सफाई है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं जी कि यदि ये बात एथिक्स कमेटी में गई थी तो उनको वार्निंग देना चाहिए था। किसी को ज्यादा समय के लिए निकालना वो एक सही बात होती। मैं महिलाओं की नाराजगी समझ सकता हूं, मगर यदि ओपी शर्मा जी कुछ सुलह कर ले, मुझे लगता है कि उनका सीट खाली नहीं रहेगा इन दिनों के लिए। और वो चुनाव जी एक बात बताइए, आप ये बात एक आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पे कह रहे हैं या किस कैपेसिटी में कह रहे हैं? मैं सिंपैथाइजर हूं आम आदमी पार्टी का। तो आप कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकल सकता है ओपी शर्मा जी और आम आदमी पार्टी के बीच? और जो संवाद पार्टी है, नहीं, और जो संवाद पार्टी है उसके साथ, उनके नेताओं के साथ भी मेरी दोस्ती है। तो मैं किसी पार्टी के हाथों में नहीं हूं। हाँ, मैं समर्थक हूं, बस जो मैं उचित समझता मैं वही बोलता हूं, मैं पार्टी लाइन नहीं देता हूं। पर आप ये कह रहे हैं कि ये बेहतर होगा कि इस सत्र के अंदर ओपी शर्मा भी शामिल हो और सारी बहस के अंदर वो हिस्सा रहे, और वो तब हो सकता है जब आम आदमी पार्टी और ओपी शर्मा आपस में बात करें, ये कह रहे हैं आप? जी। ओपी शर्मा जी, क्या ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन अभी चल रहा है या आप खोलने के लिए तैयार है ऐसी बातचीत? दिन में 12-1 के बीच में स्पीकर महोदय से हमारे एलओपी मिले थे, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि आपने 5 मिनट और उस दिन के लिए उनको कहा था, आपके प्रीव्यू में नहीं आता, आप 1 दिन से ज्यादा का उनको निष्कासन करें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको 1.5 दिन के लिए निष्कासित कर दिया है। लेकिन फिर उसके बाद वो बैठे और फिर उन्होंने कहा पूरे सत्र के लिए और फिर वो जेल जाने के लिए, पता नहीं अब क्या क्या भ्रामक हैं उनके, अभी वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि बिना ट्रायल के मुझे वो क्या क्या सजा दे सकते हैं, क्या क्या सजा देने का उनका अधिकार है। ओपी शर्मा जी हमारे साथ ही रहे। रागिनी नायक, आप हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन खास तौर पे एक महिला के रूप में आपको क्या लगता है, ओपी शर्मा जी को माफी मांगना चाहिए और जो पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित किया गया है ये गलत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में महिला विरोधी टिप्पणी करने वाले सीरियल ऑफेंडर्स की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, और बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली के विधायक ओपी शर्मा जी भी उसमें शामिल हो गए हैं। जहां तक मुझे याद है
पहले एक प्रकरण जो अलका लांबा जी का था उसमें भी हमने पाया कि इन्होंने कुछ नशेड़ी या इस तरीके के कुछ शब्दों का प्रयोग किया। मैं समझती हूं कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य होने के नाते इतनी गंभीरता और अपने फर्ज को समझने, अपने फर्ज के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसके चलते आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो शब्द कह रहे हैं उनका गलत अर्थ निकाला जा सकता है, क्या उनके दो अर्थ बनते हैं। ये डबल मीनिंग की बात मुझे नहीं लगता होनी चाहिए थी बिल्कुल भी। मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि ओपी शर्मा जी ने जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया है, कांग्रेस पार्टी समझती है कि वो निंदनीय है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछना चाहती हूं कि सोमनाथ भारती जो कि अपनी पत्नी को ही घर में प्रताड़ित करने के लिए बार बार डीसीडब्ल्यू से भी समन किए गए, कार्रवाई भी उन पर की गई, उनको क्यों नहीं पार्टी से निकाला है। आज अगर महिला सशक्तिकरण समानता की बात करें तो महत्वपूर्ण होता है कि बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी में महिलाओं को जगह मिले। अलका लांबा जी का अपमान सिर्फ तब नहीं होता। शाजिया, आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन इस वक्त आपको क्या लगती है? तब भी होता है जब पॉलिटिकल अफेयर्स, बीजेपी ने अपनी आकाश जी जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का उनको मेंबर नहीं बनाया जाता है तब भी उनका अपमान है। जब दिल्ली कैबिनेट में किसी महिला को जगह नहीं मिलती है तो भी दिल्ली में महिलाओं का अपमान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पे भी आता हूं और बड़ा जो मुद्दा है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का उस पर भी आता हूं। लेकिन शाजिया, जो आज थोड़ी देर पहले कमल मित्र चिनॉय जी कह रहे हैं कि आपस में बात करें और अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो क्या बुराई है कि आप कहें कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसके लिए आप माफी मांग लें, बात आगे बढ़े और जो वास्तविक काम है दिल्ली का वो हो सके। देखिए, पूरी तरह से जायज है आपकी बात, और अगर शब्दों का मतलब नहीं भी था लेकिन ये मतलब निकाला गया तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ओपी शर्मा जी ने अपनी बात को स्पष्ट किया है और साफ साफ कहा है, आरपी सिंह जी ने भी और सतीश उपाध्याय जी ने भी ये कहा है साफ साफ कि किसी भी तरह से उनके महिला होने का इस वाक्य या इस शब्दावली का कोई मतलब नहीं है। हम महिलाएं काम करते हैं, इक्वल्स की तरह काम करते हैं। अगर रात भर घूमते हैं तो रात भर घूम कर काम करते हैं, गश्त करते हैं, हर वक्त अपनी आइडेंटिटी जो कि जेंडर आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इत्तेफाक से इस मामले को लेकर मैं अलका लांबा से अच्छी तरह से परिचित हूं, मैं ओपी शर्मा से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हूं, मेरी पार्टी के सदस्य हैं और अपनी बात रख रहे हैं, हर जगह बोल भी रहे हैं, और मैं आम आदमी पार्टी उनकी सोच और नीति से भी पूरी तरह से वाकिफ हूं। मैं बर्दाश्त भी मैंने उनको किया है और मैं उसकी शिकार भी बनी हूं। तो बहुत अफसोस की बात है कि हर वक्त एक मौके की तलाश में अरविंद केजरीवाल निकलते हैं कि किसी भी तरह से वो मार्टर दिखे, शहादत का दर्जा उनको मिले और बाकी सब लोग विलेंस नजर आए। अगर इस बात को लेकर ओपी शर्मा जी कह रहे हैं कि उनका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था, और हम सब लोगों ने फुटेज देखी है और वो बात को भी नकारा नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अलका लांबा इनकी दुकान में गई थी और तोड़फोड़ कर रही थी, वो फुटेज भी है और मुझे लगता है वो फुटेज भी दिखानी चाहिए। तो महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आप महिला होने का फायदा उठाएं। जब महिला बनना हो तो आप सिंपैथी ले लें, और जब आपको कुछ भी करना है, गुंडागर्दी किसी भी तरह से करना है तो आप वो करें, और फिर जब आपको दिक्कत तो कहेंगे मैं महिला हूं। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। तो मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। मैं ये कहना चाहूंगा। जब ये पार्टी बनी, जब ये मैनिफेस्टो बना, आप इसके साथ थे, अन्ना के मूवमेंट में आप साथ थे, और आज जब आप पार्टी को देखते हैं, खास तौर पे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चुनावी वादा था। इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी ने यह जरूरी नहीं समझा कि अपना एक प्रतिनिधि वो यहां भेजें। क्या अकाउंटेबल नहीं है वो मीडिया के प्रति, और उससे कहीं ज्यादा दिल्ली की जनता के प्रति, जिन्होंने आज ये स्थान दिल्ली में उनको दिया है? देखिए, जब कोई पार्टी किसी प्रदेश की सरकारी पार्टी बन जाती है तो कई चीज़ें उसकी जिम्मेदारी की सूची में आ जाती हैं। उनमें से दो बातें तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो जनता के प्रति जवाबदेही और दूसरा मीडिया के जरिए संवाद। उन्हें आपका चैनल पसंद ना हो, आपका मुद्दा ठीक ना लगे, फिर भी उनको वहाँ भेजना चाहिए। वो विकल्पों के दायरे के बाहर हैं, आज वो सरकार हैं, इसलिए संवाद से भागना एक तरह से चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा लगेगा। दूसरा, जो अभी बात हो रही है, जो विधायक होते हैं, पार्षद होते हैं, सांसद होते हैं, वो लाखों लोगों की निगाह में होते हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए चाहे
जितना भी एक तरह का आपत्तिजनक आचरण उनका व्यवहार रहा हो, प्रामाणिक हो। हमारे साथ उसकी ओपी शर्मा जी इस वक्त शिकायत हैं। पुलिस ओपी से शर्मा जी, करनी चाहिए, शाहजहां ने एक लेकिन महत्वपूर्ण एक बात बोली विधायक कि हो सकता है गलतफहमी हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला हो, ना बोला हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या आपकी जो इंटेंशन थी वो इस तरह थी कि एक महिला होने के नाते आप इस तरह की बात करें कि उन्हें हर्ट कर दें। और अगर आपके 3 विधायक हैं दिल्ली विधानसभा में, अगर आप कहें कि चलिए अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं माफी मांगता हूं, आगे बढ़ते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं कि मामला यहां पर खत्म हो और दिल्ली की चिंता, दिल्ली की जनता की बातें आप इसी सत्र में रख सकें? क्योंकि एक तरह का एक आप कहें ट्रैक 2 का ऑफर जैसा आपके सामने इस वक्त इसी प्रोग्राम के जरिए है। देखिए, मेरा इस विषय में ये कहना है कि अगर उनको मेरा वहां बैठना ही अखरता है और जिस प्रकार का ये इसको बिना किसी ट्रायल के एक के बाद एक 5 सजा मेरे लिए जो इन्होंने मुकर्रर कर दी हैं, तो इससे इनकी मानसिकता समझ में आती है। अरे भाई, मैंने जो गुनाह किया है उसकी मुझे सजा कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने गुनाह किया है नहीं किया ये तो तय हुआ ही नहीं। सजा आपने मेरे लिए सारी पहले ही तय कर दी है, एथिक्स कमेटी में भी चला गया है, जेल में भी भेज रहे हैं, तो केवल एक ही बात और रह गई है और वो है फांसी पे लटकाना। तो मुझे लगता है अब इनके हाथ में अगर वो है तो ये मुझे उस पर भी लटका दें। तो आप जहां बात करने की बात कर रहे हैं तो बात करने का तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई वो छोड़ा ही नहीं है। एक एपिसोड इन्होंने अगस्त में किया, अगस्त में जब इनको सीसीटीवी रिपोर्ट आने के बाद मुंह की खानी पड़ी, अब ये दोबारा इस तरह की बातें पूरे सदन में जितनी भी बैठकें चलती हैं, ये हमारी छोटी बहन अलका लांबा, आपकी बात हमने सुनी और यहाँ अभी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले रागिनी आप कुछ कमेंट करना चाह रही थी। देखिए, जैसा कि आनंद कुमार जी ने भी कहा कि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके ऊपर एक ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके आचरण से, उसके वक्तव्य से एक बहुत बड़ा संदेश देश के प्रति भी जाता है। इसीलिए महिलाओं के आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा में कोई भी ऐसी बात कही जाए, किसी भी अभद्र शब्द या शब्दावली का प्रयोग किया जाए जिससे कि ये संदेश जाए कि महिलाओं के प्रति एक खास सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। महिला सुरक्षा वादा या झांसा, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और अब डिबेट को मैं इस दूसरे हिस्से में थोड़ा और ओपन करना चाहता हूं, खासतौर पे इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि विवादित विषयों पर इतना ज्यादा समय चला जाए कि जो मूल मुद्दे लोगों से जुड़े हैं वो पीछे छूट जाएं। इसलिए अनुजा, मैं एक बार फिर आपसे शुरू कर रहा हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि केजरीवाल जब आए थे उससे पहले उन्होंने बहुत सारे बड़े वादे किए थे, इसी तरह से बीजेपी ने भी बड़े वादे किए थे महिला सुरक्षा को लेकर। इस 1 साल में क्या बेहतर आपको होता हुआ दिखा है? साल पूरा नहीं हुआ है लेकिन लगभग 1 साल होने को है अब केजरीवाल सरकार को। तो मैं शुरुआत करती हूं बीजेपी से, क्योंकि मुझे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना ऑपरेशन निर्भीक चालू हुआ है। बस्सी साहब के अंदर उन्होंने गाइडलाइन दी है सारे थाना कमेटी के अंदर, और मैं उनके साथ एक मेंबर की तरह जुड़ गई हूं एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। और अभी तक मैंने 15 स्कूलों के अंदर, दिल्ली के 15 स्कूलों में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल टाउन के अंदर हम लोग 15 स्कूल के अंदर जाके गुड टच और बैड टच से रिलेटेड बच्चों को मैंने बहुत काउंसलिंग की है, उनको अवेयरनेस पहुंचाई है। इस पूरे दौरान दुख की बात यह है कि क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं मालूम है किस तरह की गाइडलाइन है? मेरे पास कोई भी नहीं आया, ना मुझसे किसी ने मिला, ना उन्होंने कहा कि मैडम आप हमारे साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाएं। हमारे और भी जगहों पे जाते हैं तो वहां तो सभी लोग होते होंगे ना, पुलिस के लोग भी होते होंगे और सिविल सोसाइटी के लोग भी होते होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी होते होंगे, वहां मुलाकात नहीं होती है? इनमें से कोई भी बंदा मेरे पास आगे नहीं आया। मुझे अब 1.5 महीना होने को जा रहा है, मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। और मुझे जो ये बीजेपी की तरफ से, जो इनके गवर्नमेंट की तरफ से जो मुझे लगा, जो इन्होंने एक स्टेप उठाया है, और उसके अंदर जहां पर मैं खुद खड़ी हूं और मैंने खुद काउंसलिंग करी और आज सुबह भी कर आई हूं, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल, एमसीडी, पब्लिक, प्राइवेट, इन जगहों पर गई हूं और मैंने बच्चों को देखा और मैंने सच में देखा उस ग्राउंड लेवल पर। एक बात बताएं कन्वेंद्र चिनॉय जी, एनसीआरबी के फिगर्स हैं कि देश में प्रति लाख महिला आबादी की जो
अपराध दर है, और ये महिलाओं के बारे में खासतौर पे हम बात कर रहे हैं, जितनी दिल्ली में है वो राष्ट्रीय औसत के 3 गुना ज्यादा है। यानी दिल्ली में चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन जो वादे थे, थोड़ा सा याद दिलाता हूं, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, एक पैनिक बटन महिलाओं को मिलेगा जो मोबाइल में लगा होगा, आपने बस प्रेस किया और पुलिस मदद के लिए आ जाएगी। इन सब का क्या हो रहा है? धौल मित्र चिनॉय जी, देखिए जी, अब जो भी दिल्ली में रहा है, पढ़ा है, और मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा था, मुझे इन स्टेटिस्टिक्स से कोई हैरानगी नहीं है। यहाँ 72 बिहेवियर है। और दूसरी बात, जो वादे किए थे, यदि वो पूरे नहीं हुए तो ये समझाना चाहिए कि क्यों नहीं हुए और उसका क्या विकल्प निकाल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये केवल दिल्ली सरकार नहीं कर सकती है, ये जरूरी है कि दिल्ली पुलिस उनकी मदद करे, क्यों यहाँ तो बस से लेकर रागिनी, क्या ये बात सही है कि सब कुछ दिल्ली पुलिस को करना है? सब जगह ये होता है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। रागिनी, ये बताएं, सीसीटीवी कैमरे अगर दिल्ली में लगाने हैं, अगर पैनिक बटन देना है मोबाइल के अंदर, और ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, इन पे मैं आऊंगा आगे, इन सब के लिए ऐसा तो नहीं है कि हर चीज के लिए केंद्र सरकार की मदद चाहिए? देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। लेकिन समस्या यह है कि महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिल्ली सरकार की दिखती नहीं है, और इस मसले पर दिल्ली सरकार की मदद की जाए ऐसी प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की भी नहीं दिखती है। तो कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। समस्या यह है कि दिल्ली में महिला की सुरक्षा अगर हमें सच में जमीनी स्तर पर पहुंचानी है तो उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का हाथ होगा। आपने ठीक कहा, अगर नीतियों की तरफ देखें तो बस मार्शल अभी तक नहीं लगे हैं, महिलाओं के लिए पैनिक बटन नहीं आया है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जो अंधेरी वल्नरेबल जगह हैं उन पर रोशनी नहीं पहुंचाई गई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो और बड़े वादे किए गए थे, चाहे महिला टॉयलेट का हो या महिला वर्किंग वुमेन हॉस्टल का हो, उसके ऊपर भी कोई नई बात हमें आती हुई दिखी नहीं। लेकिन रोज एक नया मिनट, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। शाजिया, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी तो फेल हो ही रही है, लेकिन केंद्र सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है। जी, ये बात सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नहीं है, और मैं महिला भी हूं और दिल्ली में रही हूं, और हम सब महिलाओं ने, हम जानते हैं किस तरह से ऑटो लिए हैं, बसें लिए हैं, और कैसे हम लोग अपनी अपनी मंजिलों में पहुंचे हैं। डर के साथ जीते हैं, डर के साथ सोते हैं, डर कभी छोड़ता नहीं है पीछा। कुछ स्थिति कभी बदल जाती है बाद में आकर, लेकिन डर और खौफ एक अपनी जिंदगी का हिस्सा रहता है कि हम लोग ठीक ठाक रहें, तो उससे पूरी तरह से मैं परिचित हूँ। और मैं यहाँ पे भी एक बीजेपी लाइन कहकर फिर कांग्रेस और आपको अटैक करूँ, ये मुझे लगता नहीं है, बहुत बचकाना लगता है, और ये गंभीरता की कमी और जो प्रतिबद्धता महिलाओं के प्रति होनी चाहिए उसकी भी कमी दर्शाएगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। पर यह जरूर है कि जब मैं खुद इसका हिस्सा थी, और मुझे शर्म आती है, जब मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी तो हम लोग ने भी उस तरह के पोस्टर्स शीला दीक्षित के खिलाफ लगाए, और जैसे कि सारा का सारा दारोमदार उन पर था, और तब एक आइडियलिज्म था, एक सोच थी कि सब कुछ यही है। फिर खुद अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, आप यकीन नहीं करेंगे आकाश, मैं खुद शाजिया जो बहुत क्लोज थी उनके, 20 बार हमने एक बिल्कुल सिंपल ऐप था, एक स्मार्ट ऐप था, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, और आरडब्ल्यूएस का इन्वॉल्वमेंट पुलिस के साथ को लेकर मैं गई, और अरविंद केजरीवाल ने जो उसको बढ़ चढ़ के बोलते थे, जो हमने पहले वाले चुनाव के मैनिफेस्टो में डाला था, उन्होंने कहा छोड़ो इस बातों को, छोड़ो, वो मिले भी नहीं ना मुझसे और बहुत सारी महिलाओं से और बहुत सारे पुरुषों से भी जो उसको लेकर बहुत सिंसियर थे। स्वाति मलिवाल, जिनका एक मिनट प्रोफेसर आनंद कुमार, कुछ लेना देना आपसे जानना चाहूंगा, तो फिर तो ये वादे जरूर थे, लेकिन साथ में क्या यहाँ झांसा दिया जा रहा है? क्योंकि स्पेशल कैबिनेट की बैठक करना, विशेष अधिवेशन बुलाना, महिलाओं के लिए बड़े बदलाव आएंगे, ये सब बातें कहना, लेकिन सबसे ज्यादा शोर मचाना कुछ गिने चुने मुद्दों को लेकर, क्या इस तरह से दिल्ली की जनता को झांसा दिया जा रहा है? देखिए, वो क्या करना चाहते हैं वो तो उनका मन जानता होगा, और उनका मन शायद उनके अलावा कोई जानता नहीं। लेकिन दिल्ली की महिलाएं अपनी इज्जत और अपनी सुरक्षा के लिए उतर चुकी हैं। निर्भया के बाद से अब किसी की हैसियत नहीं है कि महिलाओं के मुद्दे पर झांसेबाजी करे।
हाँ, ये जरूर है कि 3.5 साल या 4.5 साल सरकार रहेगी। आपने बहुत अच्छा किया कि उन 7-8 बड़े मुद्दों को गिनाया जिसमें दिल्ली पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जैसे चावल के 2 दाने काफी होते बताने के लिए कि कितना पका कितना नहीं पका, कैबिनेट में महिला नहीं, किसी भी महत्वपूर्ण स्तर पर महिला नहीं, और जो महिला से जुड़ा विभाग है जिसके कि ब्यूरोक्रेट्स दैनिक्स वाले इंचार्ज रहते हैं, उनसे कोई मॉनिटरिंग नहीं। ये बहुत चिंता की बात है। और इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, श्री केजरीवाल सरकार को इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि औरतों की इज्जत का सवाल भारत की प्रतिष्ठा का है। और दिल्ली में जो कलंक है, हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि अगर इन्होंने अपनी भूल सुधार किया तो ये लोग इतिहास पुरुष की तरह से याद किए जाएंगे। जैसे बिजली और पानी को मुद्दा बना के इन्होंने जाति धर्म के दायरे तोड़ करके विजय हासिल की, महिलाओं के दिल में अगर इनकी जगह बन गई तो इनका अपना एक भविष्य बनेगा। अगर इन्होंने महिलाओं के साथ धोखेबाजी की, जो अभी आपके अंदाज से लग रहा है, दिल्ली में महसूस होता है, तो फिर इनकी खैर नहीं है। कमल मित्र चिनॉय जी, आपको ये बात सही लगती है? बिल्कुल। और आपका, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं, आपका अपना परिवार है कमल मित्र चिनॉय जी, क्या आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं? और न केवल ये, समय और उनको दिया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये काम होते हुए नजर नहीं आ रहे। जैसे सीसीटीवी कैमरे, 20,000 सुरक्षा गार्ड, जिनमें 15,000 होमगार्ड, 5,000 बसों पे मार्शल और दूसरी जगह मार्शल, और साथ ही साथ अंधेरे रास्तों पर रोशनी के इंतजाम, 2 लाख शौचालय। ये वादे क्या सोच के किए गए थे? क्योंकि ये वादे इतने बड़े हैं कि इनको 5 साल में पूरा करना भी शायद आसान नहीं होगा, और इस दिशा में काम हो रहा है, आपको खुद को लगता है? जी, जो आनंद ने कहा उसको मैं आगे लेना चाहता हूं जी। कि यदि हमारे मंत्री में एक भी महिला नहीं है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में एक भी नहीं है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में एक भी नहीं है, तो हम महिलाओं को कैसे गैल्वेनाइज करेंगे, उनको कैसे साथ इकट्ठा करेंगे और इस पैगाम को आगे ले जाएंगे? तो ये एक बेसिक बात है कि हम सिर्फ किसी संस्था का इस्तेमाल ना करें, लाइक दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन। ये एक वाइड स्केल एफर्ट की जरूरत है, और महिलाओं के जो थोड़े थोड़े हम चीज करें, सीसीटीवी वगैरह, उससे काम नहीं चलेगा। टॉयलेट्स, ऑल डार्क प्लेसेस लाइटेड, ये सब कुछ करना होगा। अनुजा, मैं आता हूं। रागिनी कुछ बोलना चाह रही, जल्दी से रागिनी। और महिला है वो उनको एक्टिवेट किया जाए और उनकी बात माननी चाहिए। जी रागिनी। देखिए, शाजिया जी की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूं। मुझे ये लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके कंधे पर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। हाँ, मैं ये भी मानती हूं कि सामाजिक भूमिका भी बहुत जरूरी है, पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ समस्या ये है कि वो आज भी ये चाहते हैं कि अपनी पार्टी के लोगों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही आम लोगों के साथ उनका बर्ताव नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बायस्ड एटीट्यूड मुझे देखने को मिलता है। कुमार विश्वास के ऊपर आरोप लगते हैं, कोई कदम नहीं उठाया जाता। सोमनाथ भारती पर आरोप लगता है, कोई कदम नहीं उठाया जाता। वहीं अगर दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की भी यहां पर बात की तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, पर नवीन जयहिंद की पत्नी को इतना बड़ा पद दिया जाता है, और स्वाति मालीवाल भी सोमनाथ भारती के केस में बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। तो ऐसे में मुझे बताइए कि क्या महिलाओं का हौसला बुलंद होगा या महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वालों का हौसला बुलंद होगा? मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि राजनेता अपने आचरण से, अपने वक्तव्य से बड़ा संदेश देते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की थी, उसका कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। पर वहीं अगर हम देखें कि राजनीतिकरण करने के लिए एक और महिला शकुंतला गैमलिन के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, उनके चरित्र को लेकर, उनकी कार्यकुशलता को लेकर भरी मीटिंग में छींटाकशी की जाती है। तो मैं फिर से यही कहूंगी, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता महिलाओं को सुरक्षा, ब्रेक यहाँ पर सभी मेहमानों के पास लौट रहा हूं, कतई और मुझे दुख है कि आम आदमी पार्टी की ओर से कोई इस वक्त यहाँ पर नहीं है। अगर होता तो बेहतर होता, और आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों का मीडिया के सामने आना, दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब देना बेहद जरूरी है, वरना इसे आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के अहंकार के रूप में भी देखा जा सकता है। हम अभी भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे आए और हमारे साथ बहस में शामिल हो, ये देश के लिए, दिल्ली के लिए बेहद जरूरी है।
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से हम बार बार ये कह रहे हैं कि अपने तरफ से एक प्रतिनिधि जरूर भेजें इन डिबेट्स में, क्योंकि दिल्ली की जनता के दिल से जुड़े हुए ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सभी मेहमानों के पास मैं 30-30 सेकंड के लिए आ रहा हूं। सबसे पहले रागिनी, आप अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? IBN 7 के जरिए उनका कोई नुमाइंदा यहां पे नहीं है। 30-30 सेकंड सबके पास। रागिनी जी, आपसे शुरुआत। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूं कि जो व्यक्ति, जो सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती है, चाहे वो दिल्ली विधानसभा की बात हो या वो लोकसभा संसद की बात हो, उसको संवाद में और समन्वय में विश्वास रखना पड़ेगा। अगर संवाद का सिलसिला टूटता है तो कहीं ना कहीं उसको हम तानाशाही के रूप में देखते हैं। तो मीडिया के चैनल पर भी जवाब दें। और आपको तो एक तरफा मौका मिल गया है, 3 विधायक तो बाहर हो गए हैं, केवल आप ही का बोलबाला है। तो कदम ऐसे उठाएं जिससे कि दिल्ली की जनता को फायदा हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले। इसी के साथ साथ जो पुरानी सरकार के सफल कार्यक्रम थे, जैसे आवाज उठाओ अभियान, जिसे बंद कर दिया गया, अगर वो फिर से चालू करें तो कहीं ना कहीं जेंडर अवेयरनेस के लिए एक और मौका मिलेगा। शाजिया, आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को? जी, मैं अरविंद केजरीवाल को बस यही कहना चाहेंगी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पर आप मदद करने का भी वादा करते हैं साथ में। नहीं, बिल्कुल मदद करनी पड़ेगी। दिल्ली में मैं रहती हूँ, दिल्ली का फायदा होगा तो मेरा फायदा होगा। महिलाएं सुरक्षित होंगी तो मैं सुरक्षित होंगी। मेरा तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये तो मेरा देश है और ये मेरा राज्य है, तो बिल्कुल करना जरूरी है, लाजमी है। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास एक दूसरे की मदद के अलावा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आकाश में कहना चाहूंगी कि झूठे वादे, जो भी सिद्धांतों की उन्होंने बात की है, जो भी वादों की बात की है, उस पर उन्हें खरा उतरना पड़ेगा। जितेंद्र तोमर का मामला आप देखिए, आप शराब की कितनी बात अरविंद केजरीवाल करते थे कि शराब ले लो लेकिन वोट दो। वैकल्पिक राजनीति की शराबबंदी के लिए तो अब बिहार आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, यहाँ दिल्ली में हो सकता है जो बात की जाती थी, केजरीवाल जी पहले कहते थे। एक मिनट आकाश, जी बात पूरी करें जल्दी से शाजिया। तो आकाश, जो मतलब एक सिद्धांतों से जो पटरी जो हट गई है पूरी तरह से और कुछ और तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो या तो अरविंद केजरीवाल कहे कि मैं वो सब झूठ बोलता था, मुझे सत्ता में आना था और मैं इसी तरह की बिजली और पानी से अपनी राजनीति चमकाऊंगा और मैंने ऐसे बोल दिया। पर लोगों को झूठे वादे कर प्रोफेसर आनंद कुमार सच बोलना पड़ेगा। अपनी सत्ता को लेकर वो कितने महत्वाकांक्षी हैं और क्या कुछ तैयार है, उसको लेकर उन्हें सच बोलना पड़ेगा। आप बोले। श्री अरविंद केजरीवाल अब संवाद के दायरे से बाहर चले गए हैं। उनसे कुछ कहना अपने समय की बर्बादी है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों से कहना जरूर चाहूंगा कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें। ये घटनाएं कभी भी आपके अगल बगल हो सकती हैं, आपके घर में हो सकती हैं। इसको आप राजनीति का फुटबॉल न बनने दें। महिला सुरक्षा दिल्ली की सबसे बड़ी जरूरतों में से है। दूसरे, मैं मीडिया को कहूंगा कि आप मॉनिटरिंग करें। उनको बुरा लगता हो तो लगने दें। ये बहुत कड़वी दवा है, लेकिन इस दवा की दिल्ली को बहुत जरूरत है कि हम महिला सुरक्षा पर कराए गए वायदे पूरा कराएं। कमल मित्र चिनॉय जी, आपका आखिरी कमेंट। मेरा ये कमेंट है कि महिलाओं का रक्षा एक तरह से हमारा धर्म का हिस्सा है और मैं अरविंद जी को दोबारा आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं JNU से कई 100 लोग इकट्ठा कर लूंगा जो रात भर पहरादारी करेंगे और हम खड़े होके महिलाओं की रक्षा करेंगे। इसको एक तरह से इमरजेंसी मेजर मानना चाहिए। बहुत कुछ हो चुका है और नहीं होना चाहिए ऐसे। ये बहुत शर्म और दुख की बात है। अनुजा, दिल्ली के महिलाओं की दिल की बात कहिए, आपका आखिरी कमेंट। मैं ये चाहती हूँ, दोनों पार्टीज के से दरख्वास्त करती हूँ कि आप इन 2 चीजों को समझिए। एक, कनेक्टिविटी। एक औरत को कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। अगर इंटरनेट या 3G उसको नहीं मिलेगा तो कोई भी ऐप आप लोग बनाएंगे वो सब फेल है। अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, बहुत सारे ऐप्स हैं आप कह रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है तो चलेंगे कैसे? तो इसलिए कनेक्टिविटी की बहुत बड़ा इश्यू है, आप उसको प्लीज रिजॉल्व कीजिए। और दूसरा ये है कि मैं अरविंद केजरीवाल से कहूंगी कि आपने जो वादे करे वो अलग बात है, जो एग्जिस्टिंग इस वक्त लॉज हैं आप उन्हें ही पूरा कर दीजिए, वो भी बहुत है। और क्लीनलीनेस के अंदर थोड़ा दिल्ली में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये उन सेंटर का काम है, ये उसका काम है। क्लीनलीनेस किसी के से बनता नहीं है। हो रहा है,
लेकिन एक बात मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहूंगा, एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगा और जोर देकर अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने प्रतिनिधि जरूर भेजें, लेकिन अगर आप नहीं भेजेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों के दिल की बात हम इस चैनल पे नहीं उठाएंगे।